दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का आज हमारा 6th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझ रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज हम कुछ और नई टर्म्स को समझने की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट शुरुआत कुछ एक्सपेरिमेंट से करते हैं। अगर आपको याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का जो पहला एपिसोड था उसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसमें हम डिफरेंट शेप्स को एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहे थे और हम देख रहे थे कि कौन सी शेप पहले बॉटम पे पहुंचती है। उसमें हमने हुप को देखा, डिस्क को देखा, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर एंड सिलेंड्रिकल शेप को एनालाइज किया। हमने देखा कि जो हुप है और जो स्फीयर है, जब उन दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है इंक्लाइन प्लेन पे, तो ऑलवेज सॉलिड स्फीयर जो है वो पहले बॉटम पे पहुंचेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। उसके पीछे का जो कारण है उसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। आज का जो एपिसोड है उसमें उस कारण को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो एक्सपेरिमेंट आपको और दिखाना चाह रहा हूं। और जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको पहले दिखा रहा हूं उनको आप अभी तक जो आपने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कंसेप्ट डेवलप किए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए जरा उनको परफॉर्म करके देखते हैं। मेरे पास एक इस तरह की शेप है जिसमें ये एल्यूमिनियम रोड है जिसका मास जो है वो कम है कंपेयर टू दिस ब्लॉक, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये आयरन का ब्लॉक है, इसका मास काफी ज्यादा है। हमने इस आयरन ब्लॉक को यहां पे अटैच किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है इस हिस्से में। अब अगर आपको याद हो तो हमने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी इसी रोड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये बैलेंस रहेगा, ये स्ट्रक्चर जो है बैलेंस रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत धक्का भी दूं तो हिल के वापस उसी पोजीशन पे ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पोजीशन में ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके रख देता हूं और ऐसे रखूंगा तो ये बैलेंस एक मोमेंट के लिए तो हो जाएगा, बट जैसे मैं इसको धक्का दूंगा ये वापस टिल्ट होके गिर जाएगा। इसके पीछे का कारण हमने एक्सप्लेन किया था और हमने बताया था कि इसका अगर पूरे स्ट्रक्चर का अगर आप सेंटर ऑफ मास देखोगे तो समवेयर यहां पे कहीं लाई कर रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो समवेयर यहां पे मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर यहां पे है। तो जब मैं इसको ऐसे रखता हूं तो एक तो यहां पे बेस मोटा है, ये बेस जो है ये काफी, इसका जो क्रॉस सेक्शन है काफी ज्यादा है, बेस काफी चौड़ा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस के ऊपर लाई कर रहा है बिल्कुल, और नजदीक भी है। तो इसका मतलब अब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का कारण मैंने बताया था। सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर लाई करना चाहिए, बेस चौड़ा होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है बेस से वो कम होनी चाहिए। ऐसे केस में आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे रख दूं उल्टा, तो ऐसे केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तो हमारा बेस पतला हो गया, दूसरा जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस के ऊपर तो है बट काफी दूर है। तो ये जो शेप होगी ये रिलेटिवली लेस स्टेबल होगी। इसको आप रोक तो दोगे यहां पे, बट थोड़ा बहुत धक्का मारोगे तो गिर जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया और ये याद होगा। लेकिन इसी रोड के ऊपर और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आज एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं, और उसके पीछे का जो कारण है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जरा देखिए, इस बार मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस बार मैं अगेन इसको बैलेंस करना चाह रहा हूं, बट पूरे बेस का यूज नहीं करूंगा। मैं अब पूरे बेस को नीचे नहीं रखूंगा, मैं अपनी उंगली से बैलेंस करूंगा। उंगली का जो आगे वाला हिस्सा है उससे बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जरा इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने बीच में इसको यहां पे उंगली रखी और इसको मैं छोड़ रहा हूं और मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देख पा रहे हो कि मेरा मूवमेंट कितना हो रहा है उंगली का। मुझे इसको बैलेंस करने के लिए अपनी उंगली को काफी, मतलब अपने हाथ को काफी घुमाना पड़ रहा है, इधर उधर ले जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ऐसे, और इस बार ऐसे अगर मैं अपनी उंगली से इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, तो आप देखिए इस बार जो मूवमेंट है मेरी उंगली का वो ज्यादा नहीं है, मतलब मैं इसको इजीली बैलेंस कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब इस बार तो ये पोजीशन जो है ये ज्यादा स्टेबल है, इसको ऐसे रखना, इसको बैलेंस करना ऐसे ज्यादा आसान है। तो ये तो बिल्कुल पिछले वाले केस से बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। पिछले वाले केस में तो जब आप ऐसे रख रहे थे तो इसको ऐसे रोकना बड़ा मुश्किल था, ठीक है, ये तो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा था। लेकिन इस बार जब मैं अपनी उंगली से इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं इस जगह पे,
तो मैं इजीली इसको ऐसे रोक पा रहा हूं। क्या कारण है? पहली बात तो आप दोनों के फर्क को समझिए। जो स्टेबिलिटी वाली बात थी उसमें हम पूरे बेस का यूज कर रहे थे। इधर जब रख रहे थे इसका पूरा बेस यूज हो रहा था, नीचे वाला पूरा क्रॉस सेक्शन यूज हो रहा था, और जब इधर रख रहे थे, उल्टा रख रहे थे, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन ये पूरा यूज हो रहा था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार दोनों ही केस में हम उंगली के से टच कर रहे हैं इसको, बहुत कम हिस्सा जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस बार ऐसी पोजीशन को स्टेबल करना हमारे लिए क्यों ज्यादा आसान है? इसके पीछे का जो कारण है वो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हो कि जब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं रोड को, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये रोटेट होने की टेंडेंसी दिखा रहा है। जैसे देखिए, जैसे मैंने इसको यहां पे छोड़ा तो इधर ग्रेविटी की वजह से ऐसे रोटेट हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो एक तरह से ग्रेविटी की वजह से इस पर टॉर्क डेवलप हो रहा है और ये रोटेट होने की टेंडेंसी दिखा रहा है। और आप जानते हो कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी। जब मैं इसको इस पोजीशन में रख रहा हूं तो इसका इस पॉइंट के अबाउट, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट ये रोटेट करने की टेंडेंसी दिखा रहा है, उस पॉइंट के अबाउट इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू दिस सिचुएशन। इस केस में क्या होगा, जो ये नीचे वाला पॉइंट है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कम होगा, क्योंकि इस बार काफी हैवी मास नजदीक आ गया है पॉइंट के। तो इस वजह से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब मैं इसको ऐसे उंगली पे रख रहा हूं तो। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। जैसे उसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद कम एक्सेलरेशन है। तो थोड़ा बहुत जब रोटेट होने की टेंडेंसी दिखाएगा तो मैं अपने हाथ को इधर उधर मूव करके उसको बैलेंस कर लूंगा, तो मुझे ज्यादा मूवमेंट नहीं करना होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो जल्दी जल्दी घूम सकता है इधर उधर। ठीक है, तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए मुझे अपनी उंगली को फिर ज्यादा तेजी से इधर उधर घुमाना पड़ेगा, सो दैट मैं वापिस इसको बैलेंस करूं। तो इस केस में इसको बैलेंस करना मुश्किल होगा। तो इन दोनों सिचुएशन को समझिए। एक वो वाली सिचुएशन जो हमने स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात की थी, वो डिफरेंट है इस पर्टिकुलर केस से। और इसके पीछे का जो कारण है, जो मैंने आपको बताया कि अपनी उंगली पे ऐसे केस में बैलेंस करना मुश्किल है और जब आप उल्टा करते हो तो ज्यादा आसान है। जितना हैवी मास जो है दूर होगा आपसे पॉइंट ऑफ रोटेशन से, उतना आप इजीली इसको बैलेंस कर पाओगे बिकॉज ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक और चीज जरा देखिए। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, आप खुद परफॉर्म करके देखें इस तरह के एक्सपेरिमेंट को। मेरे पास एक रोड है। अब जब इस रोड को मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो देखो मेरे लिए बहुत आसान है इसको ऐसे रोटेट करना। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस, जो इसके सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो मैं आराम से इसको रोटेट कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन अगर इसी रोड को मैं ऐसे रोटेट करूं तो इतना आसान नहीं होगा इसको रोटेट करना। ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन, क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज्यादा होगा तो रोटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आपको कम मिलेगी उस केस में। तो इस केस में जब आप इस एक्सिस के अबाउट जो है इसको रोटेट कर रहे हो तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जब आप इसको ऐसे सामने रखे और फिर जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट जब आप इसको रोटेट कर रहे हो उससे कंपेयर में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों ही रीजन समझ आए, दोनों ही एक्सपेरिमेंट को आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं जो हमने एपिसोड 1 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मैं आपको याद दिलाता हूं, मेरे पास एक हुप है और एक स्फीयर है। दोनों को हम इस इंक्लाइन प्लेन पे एक साथ छोड़ेंगे, देखते हैं कौन सा पहले पहुंचता है। ठीक है, तो मैं इनको एक बार यहां से हटा देता हूं और हुप को एंड सॉलिड स्फीयर को दोनों को एक जगह से छोड़ता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं जरा इसको यहां पे रख रहा हूं। ओके, एंड ये हमने स्फीयर को रख दिया है। तो ऑलमोस्ट इनकी पोजीशन एक ही है। ठीक है, एंड इनको अब हम रिलीज करेंगे। आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो आप देख सकते हो कि जो सॉलिड स्फीयर है वो पहले बॉटम पे पहुंचेगा, और हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे आप स्फीयर के साइज को छोटा लो बड़ा लो। जरा देखिए, मैं एक छोटे साइज का स्फीयर ले लेता हूं। ठीक है, इसका जो मास है वो भी काफी कम है, तो इसको जरा रोल करके देखते हैं हुप के साथ ही।
तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा जो स्फीयर है वो विन करता है, वो पहले बॉटम पे पहुंचता है। अगर मैं एक सिलेंडर को देखूं, एक सिलेंडर को और एक हुप को देखूं, उनको भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं जरा एक हुप को और एक सिलेंडर को देख रहा हूं। हालांकि ये जो सिलेंडर है इसकी शेप थोड़ी सी टिल्टेड है, तो हो सकता है मुझे, हाँ जी करें भाई, चलिए। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर ही आए हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो थोड़ा मैं बता रहा था कि इसकी शेप थोड़ी सी वो है। तो एक बार फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। सिलेंडर एंड हुप को मैं छोड़ रहा हूं। थोड़ा सा हुप जो है वो स्टिल हल्का फुल्का पीछे ही है, ठीक है। देखते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, उसको भी जरा हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं कंपेयर कर सकता हूं एक सिलेंडर को एक स्फीयर के साथ। चलिए वो भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो मेरे पास एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, ठीक है। अब दोनों को जरा एक साथ रिलीज करते हैं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो इस केस में आप देख सकते हो कि स्फीयर जो है वो काफी आगे निकल गया है। और जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। अब इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और रेडियस ऑफ जाइरेशन को समझते हैं और देखते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन यहां पे कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, उसको जरा समझते हैं। मिलते हैं बोर्ड पे। अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन की। तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं और उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। जरा देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सोचिए मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी का हमने किसी भी एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। सोचिए इस एक्सिस के अबाउट हमने कोई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है। तो इस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप जो है m k स्क्वायर के बराबर कर दिया करो। m इज द टोटल मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, ठीक है। तो यहां से जो k निकल के आएगा वो बन जाएगा I अपॉन m और इसका रूट, और इसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप लूं, जैसे कि मान लीजिए मैं हुप ले लेता हूं सबसे पहले, तो हुप का रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते हैं। हुप का मास मान लीजिए m है और इसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो बनेगा mr स्क्वायर, और इसको आप क्या कर दो m k स्क्वायर के बराबर कर दो। यहां से k की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू r। तो इसका मतलब हुप का जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है वो r ही होता है। जो हुप की खुद की रेडियस है वही एक तरह से आप ये मान के चलिए कि हुप का रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्फीयर की, अच्छा यहां पे मैं रोटेशन जो है वो आपके सामने जो एक्सिस है उसके अबाउट देख रहा हूं इसका, ठीक है। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो सॉलिड स्फीयर सोचिए मेरे पास इस तरह का है और मैं कोई भी एक्सिस ले लेता हूं जो इसके सेंटर से पास हो रही है। सोचिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो बनेगा 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं m k स्क्वायर के बराबर कर दूंगा भाई, m मेरा टोटल मास है इसका। तो यहां से k की जो वैल्यू निकल के आएगी इट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 2/5 r। इस तरह से आप इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, और सिलेंडर कुछ इस तरह का है मेरे पास। सिलेंडर ले लो या डिस्क ले लो, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो अगेन r है, और मैं इस एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाह रहा हूं। तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा कम्स आउट टू बी हाफ mr स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं m k स्क्वायर के बराबर। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 1/2 रूट r। इस तरह से आप जो है सिलेंडर का रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल सकते हो। तो किसी भी चीज का अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो आप पहले किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और उस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m k स्क्वायर के बराबर कर दो, तो आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल के आ जाएगी अबाउट दैट एक्सिस। अगर आप डिफरेंट एक्सिस के अबाउट देखना चाह रहे हो तो डिफरेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल के आएगी, क्योंकि आपका आई बदल जाएगा ना भाई। अगर मैं कोई यहां पे कोई एक्सिस ले लूं, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो डिफरेंट आएगा, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी फिर डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट एक्सिस के लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन भी डिफरेंट होती है।
आई होप आपको समझ आया ये इसका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे समझें हम, इसके मतलब को कैसे समझें। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट मास के डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है कि उसका जो बॉडी है उसका मास जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप बोलोगे सर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, जरा समझिए। सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट हमने इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इस रिजिड बॉडी का मास m है और इस पूरे रिजिड बॉडी को मुझे इसी एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट मास से दिखाना हो, एक पॉइंट मास से दिखाना हो, मास की वैल्यू m ही रखनी है, बस के साइज को मुझे छोटा कर देना है, तो मैं इसको इस एक्सिस से कितनी दूरी पे दिखाऊं सो दैट यहां पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस केस में आया था उसके बराबर ही हो जाए। ठीक है, मतलब इस मास को, जो टोटल मास है इसका m, उसको इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे दिखाना हो तो मैं कैसे इसको दिखाऊं। चाहे तो आप इसको पॉइंट मास की तरह दिखाओ, चाहे आप इसको एक ऐसे हुप की तरह दिखा दो इसके चारों ओर। मतलब इस टोटल मास m ही होना चाहिए, ये m है तो ये भी मैं m ही मास दिखा रहा हूं और मैं इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं उस एक्सिस के अबाउट कि भाई यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आए और यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आए वो बराबर आए। तो उसी मास को कितनी दूरी पे मुझे दिखाना होगा, वो जो दूरी है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसका मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन मास डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है कि इसको अगर मुझे इफेक्टिवली दिखाना हो, जो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है अपने को और m इसका मास है, तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें m मास से गेन करना है तो उस m मास को इस एक्सिस के अबाउट मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, कितनी दूरी पे मुझे इसको रखना होगा। अगर आप पॉइंट मास देख रहे हो तो पॉइंट मास से भी दिखा सकते हो आप इसको कि अगर इस पूरे को अगर मुझे पॉइंट मास से दिखाना है तो वो जो मास है वो कितनी दूरी पे होना चाहिए। या फिर आप इसको एक हुप की तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस मास को कि अगर मैं इसको हुप की तरह डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कितनी दूरी पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं सच दैट इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर आ जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है हमारा उसको हम m के स्क्वायर के बराबर कर रहे हैं और वहां से k निकाल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि जितना मास इस पूरी रिजिड बॉडी का है उसी मास को हम यहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हुप की तरह, जैसे हुप में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या एक पॉइंट मास की तरह इसको रख रहे हैं। इस केस में इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम k निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें क्या बताती है। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत है जब दो चीजों को आप कंपेयर करते हो, जैसे एक सिलेंडर हो गया एक स्फीयर हो गया, तो अगर आपको उनको कंपेयर करना है तो उसके लिए आपको फिर उनके मास डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को रोल करते हो तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लैंड करेगा बॉटम पॉइंट पे, उसको भी देखने के लिए आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन को कंपेयर करना होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा कि मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, जरा देखिए। अगर मैं ये तीनों केस लेके देखूं, जैसे हुप ले लिया, स्फीयर ले लिया और सिलेंडर ले लिया, तो यहां पे अगर मैं देखूं कि आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, आप ये रेशियो को देखा करो बस, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या बनेगा यहां पे 1। हुप के केस में आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या बनेगा 1, क्योंकि आर और के बराबर ही होते हैं हुप के केस में। तो ठीक है, अच्छा यहां पे अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या बनेगा बताओ जरा। आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज, या आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की बात करूं, चलो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लो, एक ही बात है भाई, वैसे ऐसा कुछ वो था नहीं। यहां पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहां पे 1 है और यहां पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ जरा, वो आपका बन जाएगा 2/5। सही है जी। और इस केस में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ जरा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा हाफ। ठीक है, अब जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है वो छोटा होगा ना, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बॉटम पे पहुंचेगा। उसका मास कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट दैट सेंट्रल एक्सिस कि वो पहले पहुंचेगा रोल करके। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं हुप को देखूं और एक स्फीयर को देखूं, आप जरा उसको एपिसोड 1 में जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको एक बार रिविजिट कीजिए, या आज वाला जो एक्सपेरिमेंट जो था उसको एक बार रिविजिट कीजिए। उसमें हमने एक हुप और एक स्फीयर को देखा, सॉलिड स्फीयर को।
और हमने देखा कि सॉलिड स्फीयर के केस में जो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होता है वो 0.4 होता है, हूप के केस में 1 होता है। तो जितना छोटा होगा ये जितना छोटा होगा, इसका मतलब यह है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन उतना एक्सिस के नजदीक होगा, अफेक्टिव मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उससे वो जल्दी पहुंचेगा अपने बॉटम पॉइंट पे। तो इसका मतलब है स्फीयर जो है वो हूप से पहले पहुंचेगा बॉटम पॉइंट पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, क्योंकि इस रेशियो में कहीं पे भी मास इन्वॉल्व नहीं हुआ स्फीयर का, कहीं पे भी उसका साइज इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। जो रेशियो आएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन और आर स्क्वायर का सॉलिड स्फीयर में, वो हमेशा 2/5 आएगा, उसके स्क्वायर का ऑब्वियसली वो 2/5 आएगा। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है स्फीयर में, वो उसकी एक्सिस जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है उसके ज्यादा नजदीक है, तो वो जल्दी पहुंचेगा बॉटम पे, ठीक है। हूप और स्फीयर के केस में देखते हो, अगर आप स्फीयर और सिलेंडर को देखते हो तो ध्यान से देखिए, स्फीयर का है 0.4, सिलेंडर का है 0.5। अगेन स्फीयर का छोटा है सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर जो है वो पहले पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डिस्क और हूप को देखूं, डिस्क मतलब एक सिलेंड्रिकल डिस्क की तो थी ना, अगर आपको एपिसोड 1 में याद हो तो हमने एक व्हाइट कलर की डिस्क का इस्तेमाल किया था, तो वो जो डिस्क है वो उसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो यही होता है। तो अगर मैं डिस्क और एक हूप को भी कंपेयर करूं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्क के केस में 0.5 है और हूप के केस में 1 है। इसका मतलब डिस्क जो है वो पहले बॉटम पे लैंड करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूज करके ये बता सकते हो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के कितना नजदीक है या कितना दूर है, ठीक है। जितना नजदीक होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू जितनी छोटी होगी, उतना अगर उसको रोल करोगे तो पहले बॉटम पे पहुंचेगा। आई होप आपको यह क्लियर हुआ। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है भाई, ठीक है, कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है। जो भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको m k स्क्वायर के बराबर कर दो। डिफरेंट एक्सिस लोगे तो उसके अबाउट डिफरेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन आएगी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही आसान है, और इसका जो मीनिंग है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ये हमें बताता है कि किसी एक्सिस के अबाउट मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना दूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अफेक्टिव मास अगर हमें रखना हो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन से पता चलता है, और इसके बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो जो हमने आज के एपिसोड में देखा है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, मेरे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की दे रखी है। हमारे पास इस तरह की एक शेप है, ये स्क्वायर शीट है एक तरह से, और इसकी थिकनेस जो है वो है मान लीजिए 50 mm, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी ये है 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है, ठीक है। और यहां पे हमने इसको ऐसे हैंग किया हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है। स्क्वायर शीट है एक तरह से, और इसकी थिकनेस भी दे रखी है। इसकी जो मास डेंसिटी है वो आपको दे रखी है 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी मास डेंसिटी है। हमने क्या किया, हमने जो इसका सेंटर था वहां से एक सर्कुलर हिस्से को रिमूव कर दिया है, इस हिस्से को रिमूव कर दिया, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 100 mm, 100 mm की इसकी रेडियस है, ठीक है भाई। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये जो पॉइंट है O पॉइंट, इस O पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस होगी, इस O के थ्रू जो एक्सिस होगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, उस प्लेन के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें भाई, इसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसको देखना है। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक सुपरपोजिशन का तरीका है और एक तरीका जो है वो आपका इंटीग्रेशन से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, सुपरपोजिशन वाला तरीका लगाते हैं। सबसे पहले मैं ये जो है ये सीट ले लेता हूं, ठीक है, ये सीट ले लेता हूं, और इस सीट का जो इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है जिसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे, उस सेंट्रोइड
से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। वो कैसे निकालोगे बताओ? उसके लिए हम जानते हैं कि एक एक्सिस ये होगी और एक एक्सिस ये होगी, ठीक है, और इसका मास भी निकाल लेते हैं। पहले तो इसका टोटल मास निकालते हैं। मास कितना होगा बताओ जरा? इसका एरिया होगा 1.5 का स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस। थिकनेस कितनी है? 50 इंटू 10⁻³ इतना मीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू क्या कर दो? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कितनी है? 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे हमारे पास इतना किलोग्राम जो है वो इसका टोटल मास आ जाएगा। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मैं चाहूंगा सुनील जी मुझे कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.25 इंटू यहां से आ जाएगा 2500 इंटू 10⁻³ इतना किलोग्राम जो है वो बनेगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो इट कम्स आउट टू बी 2.25 इंटू 2500, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5.625। एक बार आप चेक कर लेना भाई, मेरे हिसाब से ठीक है, कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो सकती है बट मेथड मेरा सही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका टोटल मास आ गया है। अब मुझे इसको मैं x बोल देता हूं और इसको मैं y एक्सिस बोल देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ix निकालता हूं। ix की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? इसका जो मास है 5.265 बाई 12 m/12 इंटू जो ये जो लेंथ है इसका स्क्वायर कर दो। तो ये कितनी लेंथ है? 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने किया था ये, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये वही चीज है, वो ml²/12 वाला, अगर आपको याद हो ना, ठीक है। अब आइए, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें देखना है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर लेंथ देखनी है भाई। तो परपेंडिकुलर भी खैर 1.5 ही है, तो आप बच गए हो, ठीक है। तो 1.5 का स्क्वायर हो गया। ऐसे आई वाई देखिए क्या होगा? आई वाई विल बी इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना हो तो हम क्या करेंगे? वो हम करेंगे 5.625 है भैया, 5.625 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5 का स्क्वायर। क्योंकि अगर y एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो आप ये लेंथ को देखो, इसके परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। x एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो उसके परपेंडिकुलर लेंथ को देखा करो, ठीक है ना। अब हमें तो z एक्सिस के अबाउट चाहिए। इसको अगर मैं, जो आपकी तरफ एक्सिस है उसको z एक्सिस अगर मैं बोल दूं तो iz जो आएगा इसका, इट कम्स आउट टू बी, इसको ऐड कर दो भाई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लगा देता हूं। और यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्यों लगा पा रहा हूं? क्योंकि जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ दिस सीट, ठीक है। तो थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, तो इसको आप 2D की तरह ले सकते हो, ठीक है। इसको आप एक 2D की तरह इमेजिन कर सकते हो। तो आपका IZ की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 5.625 बाई 12 एंड यहां पे आ गया 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे 6 लिख देता हूं, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या आ गया? IZ आ गया इसका, इस सीट का। अब आइए यहां पे ये जो सर्कुलर डिस्क जो है इसका क्या बनेगा? इसका अबाउट इट्स सेंटर ये क्या बनेगा? पहले ये निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा? लेकिन एक चीज है भाई, डिस्क पे जाने से पहले आपने जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो तो इस पॉइंट के अबाउट निकाला ना। अपने को तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए भाई। तो अब यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी तो लगानी होगी ना, ठीक है। तो अब बताइए, पहले इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद इस पॉइंट के अबाउट बताइए, ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या बनेगा जरा देखते हैं। 5.625 इंटू 2.25, 1.5 का स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है, इट कम्स आउट टू बी 2.11, ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, बट हमें चाहिए इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट कैसे निकालेंगे बताओ? ये जो लेंथ है ये देखो कितनी है, ठीक है, क्योंकि दो एक्सिस होगी ना, एक एक्सिस इधर होगी और एक एक्सिस इधर होगी, तो दोनों पैरेलल एक्सिस होगी, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ये है मेरे पास 1.5 और ये भी मेरे पास 1.5 है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये लेंथ पूरी क्या होगी? ये लेंथ होगी 1.5√2 और इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई है मेरे पास। तो अब आप बताओ, जो ओ के अबाउट इसका, इस पॉइंट से जो एक्सिस पास होगी परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? वो होगा 2.11, ये तो पहले से ही था, प्लस क्या हो जाएगा? जो इसका टोटल मास है 5.625 इनटू ये जो लेंथ है इसका स्क्वायर 1.5√2 बाई 2 का स्क्वायर,
ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट कम्स आउट टू बी, इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, देखते हैं कि क्या बनता है। आप लोग भी कैलकुलेट कर लें भाई, ठीक है, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है ना उसमें भरोसा मत कीजिए ज़्यादा, ठीक है, मैं गलती करता रहता हूं। तो इससे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 8.44। एक बार चेक कर लेना भाई, 8.44। ये तो सिर्फ इसका है अबाउट दिस एक्सिस जो O पॉइंट से पास होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब आइए डिस्क पे, ये जो डिस्क है इसका अगर मैं इस सेंटर पॉइंट के अबाउट बात करूं तो बनेगा हाफ m। इसका m कितना है? m के लिए अगेन अगर मुझे इसका मास निकालना होगा तो इसका वॉल्यूम देखना होगा पहले। वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है बताइए जरा? आर की वैल्यू 0.1 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है? 50 mm। ये तो इसका वॉल्यूम होगा इंटू मास डेंसिटी, ठीक है जी। ये इसका जो है वो मास होगा किलोग्राम में। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं भाई, पाई इंटू 0.01, ठीक है, ये 0.01 हो गया, इंटू ये 2500 कर देता हूं, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है ये आ रही है 0.08 किलोग्राम। ये इसका मास हो गया भाई। तो अगर मैं इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो बनेगा हाफ m आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है बताओ? 0.1, 0.1 का स्क्वायर। ये तो इसका इस पॉइंट के अबाउट है, बट हमें क्या करना है? हमें तो ओ पॉइंट के अबाउट बताना है। तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो सेंटर से डिस्टेंस जो इसकी है वही उसकी भी होगी, तो इसमें ऐड कर दो फिर आप क्या, इसका जो मास है वो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की उसका स्क्वायर, और वो डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये वाली है। तो ये हो जाएगा 1.5√2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो ये जरा देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ओके, ये वैल्यू हमने निकाली, उसमें ये ऐड कर देता हूं मैं 0.08 इंटू 1.5√2, और इसका जो है वो हमें स्क्वायर करना है डिवाइड बाई, यहां पे नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 0.90। ये हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस डिस्क का अबाउट दिस पॉइंट O। अब हमें क्या करना है? अब हमें सुपरपोजिशन लगानी है भाई। तो इसमें से ये माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि हटाना है ना, हटाना है तो क्या करना है? इसमें से ये माइनस कर दो भाई। तो माइनस करोगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8.44 माइनस 0.090, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 8.44 में से माइनस कर दीजिए तो जो वैल्यू आ रही है वो 8.35 जो है ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस पॉइंट O, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आप सोल्व कर सकते हो जिसमें दोनों ही थ्योरम यूज हो रही हो, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी। आई होप आपको आज का जो एपिसोड है ये समझ आया। तो इसी के साथ हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर था वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। लेकिन रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, उन सबको समझना होगा। तो पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बिल्डअप करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम रोटेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।